हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बेटा, सीटेट साइंस का कंटेंट ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल करवा दिया गया है और अभी हमारे बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसमें हमने ऑलरेडी एट क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लिया है। यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो बेटा पीछे के जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिएगा, क्योंकि हम रिवर्स क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। जो सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर्स हैं पहले हम वो कर रहे हैं, उसके बाद हम और उसके जो पीछे के क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व करते चले जाएंगे। तो बेटा, जो हमारे दिसंबर और 2024-23 में आए हुए पेपर्स हैं वो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर आपको वो क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो बेटा जो शुरुआत की सीरीज है उसको देखिए, शुरुआत की क्लासेस हैं उनको देखिए। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास को। बेटा, आप सभी से एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है, आपको अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आप जब वीडियो को लाइक करते हैं तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ला सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितना भी बेनिफिट मिल सकता है वो आपको प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। चार्ज बिकम्स यूज्ड अप एज इट फ्लोज थ्रू अ सर्किट। ये कहते हैं कि जब कोई चार्ज हमारा सर्किट में फ्लो करता है, जब कोई चार्ज हमारा सर्किट में फ्लो करता है तो वो यूज हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो बेटा याद रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो ये कहता है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज कभी भी बेटा हमारा ना तो क्रिएट होता है ना ही कभी डिस्ट्रॉय होता है, बस वो हमारा ट्रांसफर होता है एक प्लेस से दूसरी जगह पर। ठीक है, इसे याद रखेंगे। चार्ज ना तो हमारा कभी भी बेटा क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, बस वो क्या होता है, मूव होता है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो बेटा ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट है, चार्ज फ्लो थ्रू सर्किट्स एट वेरी हाई स्पीड। तो देखिए बेटा, चार्ज जो होता है, वो जो चार्ज होता है ना, वो हमारे बेटा कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो हमारा मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है चार्ज। तो जिस तरह का हमारा मटेरियल होगा उस हिसाब से हमारा चार्ज का फ्लो होता है। बट रिलेटिवली जो बेटा चार्ज होता है वो हमारा क्या होता है बेटा, स्लो स्पीड में चलता है एज कंपेयर टू आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। देखिए, दो चीजें, दो वर्ड होते हैं, एक होता है चार्ज, एक होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जैसे कि हम लोग जो टेलीफोन्स पे बात करते हैं, मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये बेटा हमारी स्पीड से ट्रांसफर होते हैं, इनकी स्पीड बहुत हाई होती है। लेकिन जो चार्ज होता है, जो हमारा करंट जनरेट करता है, तो बेटा ये इसका जो चार्ज होता है ना, वो हमारे जो मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। और बेटा ये स्पीड हमारे इनसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल से या स्पीड ऑफ लाइट से बेटा हमारा क्या होता है, कंपैरेटिवली स्लो होता है। तो ये स्टेटमेंट भी मेरा गलत हो जाता है। A light bulb transforms the electrical energy of a moving charge into other form of energy। ये कहते हैं कि जो लाइट बल्ब है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरी एनर्जी में चेंज करता है। तो ये बात बिल्कुल बेटा सही है। जब क्या होता है कि लाइट बल्ब के अंदर जब हमारा जो चार्ज है वो इस तरीके से बेटा फिलामेंट के पास जाता है, तो रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे चार्ज क्या होता है बेटा, रुक जाता है। जब चार्ज रुकता है तो बेटा ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल चार्ज आ रहा है ये हमारा बेटा हीट एंड लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। The charge carriers in wires are simply the electrons possessed by the atom that make up the wire। ये बात भी बिल्कुल बेटा क्या है, मेरी सही है कि ज्यादातर मेटलिक कंडक्टर के अंदर जैसे कि कॉपर वायर्स, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, करंट ले जाने के लिए। और जब हम बेटा करंट की बात करते हैं, चार्ज की बात करते हैं, तो हम किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं बेटा, लूजली बाउंड होते हैं एटम्स के अंदर, मेटल्स के अंदर, जो कि क्या होता है बेटा, फ्रीली मूव कर पाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो इसमें बेटा हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, सी एंड डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है। टू मिरर्स हैं ए एंड बी, आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। वो क्या है बेटा, राइट एंगल पे हैं।
इफ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स एट मिरर ए, सबसे पहले बेटा मैं क्या करती हूँ, दो मिरर बना लेती हूँ। ठीक, ये मैंने दो मिरर बना लिए और दोनों मिरर क्या है, राइट एंगल पे हैं। इसको मैंने माना ए, इसको मैंने माना मिरर बी। अब इफ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स मिरर ए एट 20 डिग्री टू द नॉर्मल, मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी। लेट्स से ये मेरी नॉर्मल है, ठीक है, ये मेरी क्या है बेटा, नॉर्मल है। अब यहाँ पे क्या रहे, एक लाइट आती है जो कि नॉर्मल से 20 डिग्री पे आती है। इस तरीके से मेरी लाइट आई, नॉर्मल से 20, यानी कि यहाँ से इसका ये क्या है बेटा, 20। अब आपको पता है बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जिस एंगल पे हमारा रे इंसिडेंट रे होती है उसी एंगल पे हमारी रिफ्लेक्टेड रे निकल जाती है। तो बेटा ये 20 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 20 डिग्री पे। यानी कि ये जो लाइट आई इसने पहले ए मिरर ए पे स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होके बेटा मिरर बी पे आई, फिर मिरर बी से बेटा दोबारा स्ट्राइक होके बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, अब इन्होंने पूछा है कि देन स्ट्राइक्स मिरर बी, फाइंड द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ रे इमर्जिंग फ्रॉम द मिरर। बेटा जो मिरर बी से जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है हमें वो पूछना है, यानी कि बेसिकली दे वांट टू नो दिस कि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा जो हमारा बी से जा रहा है। तो एक बहुत सिंपल सा चीज देखिए बेटा, अगर आप पूरा ध्यान से देखेंगे इस चीज को, देखिए दिस इज एंगल 20 एंड दिस इज एंगल इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये 20 हो गया। अब बेटा ये हमारा नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल। तो बेटा नॉर्मल कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री, दिस इज द 90 डिग्री। तो मुझे ये बताइए बेटा जो ये वाला एंगल है वो कितना होगा, ये पूरा 90 है, ये मेरा 20 है, तो मेरा ये वाला एंगल कितना होगा, 70 डिग्री। सीधी सी तो बात है बेटा, ये कितना होगा, 70 डिग्री। ठीक, अब एक चीज देखिए, अगर मैं ये सारी चीजें हटा दूं, इसे हटा दीजिए, ठीक, मैंने इसे भी हटा दिया यहाँ से, देखो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ये लाइन बेटा इसके पैरेलल है, ठीक है, एंड दिस लाइन इज अ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक, तो मेरा बेटा जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल मेरा ये होगा, सीधी सी बात है। तो बेटा अगर मेरा ये एंगल 70 है तो ये भी कितना होगा, 70। अगेन हमें पता है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 70, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 70। तो बेटा हमारा इसका आंसर क्या आएगा, 70। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। Which material would you choose to wrap a box of ice cream to prevent it from melting in summer? अगर बेटा समर में आपको कोई भी चीज को प्रिवेंट करना हो मेल्ट करने से आइसक्रीम को, तो आप उसे किस चीज में रैप करेंगे। तो बेटा उसे हम करते हैं एल्यूमिनियम फॉयल में। किस में रैप करते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल में, क्योंकि एल्यूमिनियम फॉयल के अंदर बेटा एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसका मतलब क्या है कि वो क्या करती है बेटा, हीट को रिफ्लेक्ट करती है और आइसक्रीम को ठंडा रखती है। जब हम बेटा बॉक्स को एल्यूमिनियम फॉयल से क्या करते हैं, रैप करते हैं, तो वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देती है बाहर से आने वाली हीट के लिए, और जो अंदर का जो बॉक्स का टेम्परेचर है वो कैसा रहता है बेटा, लो रहता है, और आपका जो मेल्टिंग प्रोसेस होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, बाकी की चीजें बेटा थर्मल इंसुलेशन नहीं देती, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, व्हेन वी प्लेस आइस ऑन वाटर इट फ्लोट्स।
जब हम बेटा बर्फ को पानी पे रखते हैं तो वो फ्लोट्स करती है, बट अगर हम किसी सॉलिड वैक्स को रखते हैं कंटेनर के अंदर जिसमें लिक्विड हो, तो वो बेटा फ्लोट नहीं करता। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये बेस्ट एक्सप्लेन क्या कर रही है, कौन सा स्टेटमेंट इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। तो मैंने बेटा आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो जनरली क्या होता है, जो सॉलिड्स होते हैं वो डेंसर होते हैं किससे, लिक्विड से। इसी वजह से क्या होता है कि हमारी जो सॉलिड चीजें होती हैं, मैक्सिमम सॉलिड चीजें आपकी लिक्विड के अंदर क्या होती हैं बेटा, सिंक हो जाती हैं। लेकिन जब मैं पानी के ऊपर बेटा आइस रखती हूँ तो वो सिंक नहीं होता। मैं पानी के ऊपर आइस रखती हूँ तो वो सिंक क्यों नहीं होता? तो बेटा वो आइस सिंक इसलिए नहीं होता है क्योंकि फ्लोटिंग ऑफ आइस ऑन वाटर एक हमारी एनोमली है। इसमें रीजन मैंने बेटा लास्ट क्लास में भी समझाया था कि क्या होता है कि जब हमारा लिक्विड में होता है, वाटर लिक्विड स्टेज में होता है, तो क्या होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो फ्रीली मूव करते हैं, इस तरह से मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है। लेकिन जब ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होने लगते हैं तो बेटा एक वो लैटिस एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, हेक्सागोनल लैटिस बनाते हैं, जो बेटा इस तरीके से होता है कि वो ज्यादा स्पेस लेता है। वो क्या करता है बेटा, ज्यादा स्पेस लेता है। सेम मॉलिक्यूल अब ज्यादा स्पेस लेंगे तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, कम डेंस हो जाएगा वाटर से। कैसा हो जाएगा, कम डेंस। अब सोचिए कि इतने से पानी में ये मॉलिक्यूल्स हैं, अब क्या है, यही मॉलिक्यूल्स एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो अब खुद सोचो कि डेंसिटी किसकी होगी, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी या आइस की? सीधी सी बात है बेटा, लिक्विड की ज्यादा डेंसिटी होगी। तो बेटा आइस जो होता है उसके केस में ये एनोमली है, यानी कि ये अलग चीज होती है कि आइस की जो डेंसिटी होती है बेटा कम होती है पानी से। ठीक है, इसलिए वो फ्लोट करते हैं। सॉलिड वैक्स की डेंसिटी एनोमली नहीं होती, और डेंसिटी जो है सॉलिड वैक्स की वो बेटा क्या होती है, ज्यादा होती है लिक्विड वैक्स से। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, ए एंड सी हमारे सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेटा सही है। तो देखिए, अ फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट। तो बेटा हमने पढ़ा था कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स है, हम कांटेक्ट में आके भी लगा कर सकते हैं और नॉन कांटेक्ट में आके भी। जैसे कांटेक्ट जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, मस्कुलर फोर्स हो गया, ये सब हमारे बेटा कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब हमारे कैसे होते हैं बेटा, नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो मेरा ठीक है। नेक्स्ट है, अर्थ्स मोल्टन मेटेलिक कोर इज द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बात बेटा सच है कि जो अर्थ का मोल्टन मेटेलिक कोर होता है, वहीं से बेटा हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये बात सही है। ये कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। नहीं बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की कैटेगरी में नहीं आता। हमारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वो कौन सा होता है, न्यूक्लियर फोर्स। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो बेटा हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। और उसके बाद बेटा हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है, एंड देन उसके बाद हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। न्यूक्लियर फोर्स वीकेस्ट होता है, ये बात भी बेटा बेटा गलत है बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो बेटा इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आपको एक चीज देखनी होगी, इसमें बेटा फेजेस ऑफ मून के बारे में बताया गया है। ठीक है। ये कहते हैं कि we see only that part of the moon from which the light of the sun is reflected toward us। हम केवल वही हिस्सा देखते हैं मून का जिससे कि लाइट सन जब फ्रॉम विच द लाइट ऑफ द सन इज रिफ्लेक्ट, सन की जो लाइट होती है जो रिफ्लेक्ट होके हम तक पहुंचती है। तो ये बात तो बेटा सभी को पता है कि सच है। Moon revolves around the earth and the earth blocks the sunlight falling on it which results in the phases। देखिए कि इसमें देखिए क्या कहा गया है, ये स्टेटमेंट भी बेटा सही है। ठीक है, कि हमारा जो फेजेस चेंज होते हैं मून के, वो अर्थ मून और सन की रिलेटिव पोजीशन की वजह से ही होता है।
जैसे कि मून ऑर्बिट करता है अर्थ से, तो जो एंगल है बेटा अर्थ, मून और सन का वो चेंज होता है। इसी वजह से हमें क्या होता है, मून के फेजेस दिखाई दिए जाते हैं। फेजेस ऑफ मून आर कॉज ड्यू टू वेराइंग वेलोसिटी ऑफ मून। बेटा वेलोसिटी की वजह से नहीं होता है, याद रखिए इसमें वेलोसिटी का कोई रिलेशन नहीं है। ये बेटा किसकी वजह से होता है, अर्थ, मून और सन की रिलेटिव पोजिशन की वजह से होता है। ये स्टेटमेंट गलत है। जो साइज होता है इल्यूमिनेटेड पार्ट का मून का, वो विजिबल होता है अर्थ से, इंक्रीजेस आफ्टर न्यू मून डे। ये बात सही है बेटा। न्यू मून डे कब होता है, जब आपका अर्थ जो मून है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता, दैट इज अ न्यू मून डे। और जब हमारा बेटा हमारे को मून पूरा दिखाई देता है, दैट इज द फुल मून डे। ठीक है, तो ये कहते हैं कि न्यू मून डे के बाद जो पार्ट होता है वो आपका विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है, इंक्रीज होता है। तो ये बात भी सही है। तो बेटा यहाँ पे जो स्टेटमेंट है आपका ए, सी और डी, ये तीनों ही सही है। अब प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन में बेटा आपको ए सी डी नहीं दे रखे, आपको या तो आपको कौन से दे रखे, सॉरी सी नहीं, सॉरी ए बी डी। ए बी डी आपके बेटा तीनों सही हैं, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर 1 ए एंड डी के साथ हम जाएंगे। अगर आपके पास तीनों होगा तो आप तीनों के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल। बेटा फ्रीक्वेंसी डेसिबल में नहीं आपकी होती एक्सप्रेस। ठीक है, डेसिबल हमारा बेटा साउंड को मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बेटा हमारी हर्ट्स में होती है। फ्रीक्वेंसी किस में एक्सप्रेस होती है, हर्ट्स में, ना कि डेसिबल। डेसिबल में हमारे क्या मेजर होता है, साउंड। तो ये तो गलत है। 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड, बिल्कुल सही बात है बेटा। 1 हर्ट्ज हमारा किसके इक्वल होता है, 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड के इक्वल होता है। ठीक, एम्पलीट्यूड इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्स पर सेकेंड। देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, एम्पलीट्यूड हमारा मेजर होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। दिस, देखिए ये हमारे जब हम इस तरीके से मूव करते हैं, ठीक है, तो ये बेटा कितना डिस्प्लेस हो रहा है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, दिस इज द एम्पलीट्यूड। ये कितना डिस्प्लेस हो रहा है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, दिस इज द एम्पलीट्यूड। और ये कहते हैं हर्ट्स पर सेकंड के हिसाब से होता है, नहीं बेटा, ये लेंथ होती है, लेंथ में मेजर होता है कि कितना लेंथ वो आपका डिस्प्लेस हुआ। 1 डेसिबल इज 100 वाइब्रेशन पर सेकेंड। ये कहते हैं 1 डेसिबल हमारा आपका 100 वाइब्रेशन पर सेकेंड नहीं बेटा, अभी बताया डेसिमल हमारी साउंड को मेजर करता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है बेटा, रेशियो देता है दो वैल्यूज के अंदर, इंटेंसिटी और एप्लीट्यूड के बीच। ये हमारा फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन को मेजर नहीं करता। यहाँ पे वाइब्रेशन की पर सेकेंड वाइब्रेशन की बात हुई है ना, तो वाइब्रेशन किसकी बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी। तो डेसिबल हमारा बेटा फ्रीक्वेंसी को मेजर नहीं करता, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइज फिजिकल चेंज। बेटा इनमें से कौन कौन से फिजिकल चेंज है, तो हम पहले देख लेते हैं कि सब में केमिकल चेंज कौन कौन से हैं। बॉइलिंग, ब्रेकिंग, बर्निंग। बर्निंग केमिकल चेंज, इसे हटा दीजिए। डिजॉल्विंग, डाइजेशन, बेटा मैंने बताया था डाइजेशन केमिकल चेंज में आता है। रस्टिंग केमिकल चेंज में आता है। तो बेटा एक ही ऑप्शन बचा है मेरे पास जो फिजिकल चेंज हो सकते हैं सारे, अब वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3, ब्रेकिंग ऑफ एग, बॉइलिंग सॉल्ट वाटर, मिक्सिंग इंक इन वाटर। बेटा इसमें जब भी क्वेश्चन आएगा ना फिजिकल चेंज केमिकल चेंज से, तो उसमें आप फिगर आउट कर लीजिए कौन कौन से हमारे क्या है केमिकल चेंज है, बचे हुए हमारे क्या हो जाएंगे, फिजिकल चेंज हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट सैंपल्स ऑफ टू कलरलेस सॉल्यूशन एक्स एंड वाई वर टेकन। ये कहते हैं कि दो सैंपल्स लिए गए कलरलेस सॉल्यूशन के, एक्स और वाई। ऑन एडिंग टर्मरिक, एक्स एक्वायर्ड येलो। जब मैंने बेटा टर्मरिक ऐड करा, तो जो एक्स है उसका येलो कलर हो गया और वाई जो है उसका रेड कलर हो गया। तो आप इसके बारे में क्या बता सकते, तो बेटा मुझे ये पता है कि जो टर्मरिक होता है वो बेस में क्या देता है, रेड कलर देता है। तो ये तो पक्का है बेटा, बेस वाई क्या है, बेस हो गया। अब बात आती है येलो। अब बेटा प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है, जो टर्मरिक होता है, जो टर्मरिक होता है बेटा, टर्मरिक आपका एसिड में भी येलो कलर देता है, एसिड में भी येलो देता है। और अगर मेरा सॉल्यूशन न्यूट्रल है, अगर मेरा सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है, तब भी वो येलो कलर देता है।
अब हम ये कैसे जज कर सकते हैं कि एक्स जो है मेरा बेटा, जो इसमें येलो कलर आया है, ये सॉल्यूशन मेरा न्यूट्रल है या फिर एसिड है? तो इसका बेटा आंसर होगा y इज अ बेस एंड x कैन नॉट बी नोन विद द अबव इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के साथ बेटा हम पता नहीं कर सकते। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सॉल्ट्स, एडिबल ऑयल्स, विनेगर, शुगर, ये सभी कैसे होते हैं? कॉमन प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ये बेटा एनहेंस करते हैं फूड के फ्लेवर को। तो बेटा ये जो बातें हैं, देखिए ये बातें अपने आप में सही हैं, लेकिन ये जो इन्होंने क्या करा है बेटा, रीजन दिया है कि ये इसलिए यूज होते हैं क्योंकि फ्लेवर को मतलब एनहेंस करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दोनों आपस में सही है कि assertion जो दिया है वो भी ठीक है, रीजन जो दिया है वो भी ठीक है, लेकिन जो इन्होंने assertion दिया है ये रीजन उसको जस्टिफाई नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कहा गया है। When magnesium ribbon is burnt in air, it forms a powdery substance। जब बेटा मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर में, अब आपको पता है एयर का क्या मतलब हो गया कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो क्या बनेगा, आपका एक पाउडरी सब्सटेंस बनेगा, क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा बेटा मेरा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है बेटा, आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और आपको पता है बेटा ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कैसा होता है, बेस। अब ये जो बेस होता है ये क्या करता है बेटा, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। Which among the following is not considered as greenhouse gases? तो बेटा याद रखिएगा हमारी ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं। एक होती है ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रो ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। दीज आर योर ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, वाटर वेपर ऑल्सो प्रेजेंट होते हैं, वाटर वेपर। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, यहाँ पे जो हमारी ग्रीन हाउस गैस हम कंसीडर नहीं कर सकते दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मेरी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ओके, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ एन आयरन नेल इज पुट इन अ ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यदि मैं आयरन नेल को ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखती हूँ, ठीक, तो क्या होता है, इसका कलर बेटा चेंज होके ग्रीन हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है बेटा कि जब मैं क्या बोलते हैं आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखूंगी तो उसका कलर चेंज होके ग्रीन हो जाएगा, एजर्शन सही है। अगर मैं रिएक्टिविटी की बात कर रही हूँ बेटा, कॉपर इज ग्रेटर देन ऑफ आयरन। अगर बेटा कॉपर हमारा आयरन से ग्रेटर होगा, ठीक है, ये कहते कॉपर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आयरन हैंस चेंज इन द कलर, इसलिए कलर के अंदर चेंज आया। तो एक बात समझिए, बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, आपको रिएक्टिविटी सीरीज में पता है बेटा, जो कॉपर होता है वो लेस रिएक्टिव होता है आयरन से। ठीक, अब यहाँ पे क्या था, आयरन अलग था और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अलग था। अगर मेरा कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता तो क्या आयरन इसे हटा पाता, तो क्या इसका कलर चेंज हो पाता, नहीं हो पाता। आयरन ने इसे हटाया तभी तो कलर चेंज हुआ। तो कलर चेंज हुआ कब हुआ, जब आयरन ने इसे हटाया। तो इसका मतलब क्या है, रिएक्टिविटी में बेटा कॉपर नहीं होता बल्कि आयरन ज्यादा होता है। तो एजर्शन हमारा सही है, लेकिन जो रीजन इन्होंने बेटा दिया है वो गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नॉन मेटल। नॉन मेटल के बारे में बेटा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है।
नॉन मेटल्स आर एसेंशियल ओनली फॉर सम लिविंग बीइंग लाइक अस। बेटा यही गलत है। देखिए नॉन मेटल्स जो होता है केवल हम लोगों के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि बहुत सारे हमारे जो नेचर में प्रोसेस होते हैं वहाँ पे भी बेटा नॉन मेटल ज़रूरी होता है। जो हमारे बेटा फिशेस होती हैं या और एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी बेटा आपका क्या होता है, आपका ज़रूरी होता है। आपको पता है ऑक्सीजन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि आपके सिर्फ प्लांट्स एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। नॉन मेटल्स बेटा जो हमारे वाटर प्योरिफिकेशन में यूज किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है बेटा। कौन कौन से यूज किया जाता है वाटर प्योरिफिकेशन में? क्लोरीन एंड फ्लोरीन। क्लोरीन सबसे कॉमन एंड फ्लोरीन। ठीक। आपका बेटा क्रैकर्स में कौन कौन से नॉन मेटल यूज होते हैं? सल्फर एंड फोस्फोरस। कौन कौन से होते हैं? सल्फर एंड फोस्फोरस। अब बेटा फर्टिलाइजर में कौन कौन से होते हैं आपके? नाइट्रोजन। कौन सा नॉन मेटल यूज होता है? नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगेन बेटा मैं हर क्लास में आपको बता रही हूँ यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की पहचान क्या है। यदि आपका कोई फ्रूट वेजिटेबल नाम का टाइप का दिखता है तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर की कैटेगरी में आता है, और कहीं आपके फ्लावर के नाम दिखते हैं तो वो बाइसेक्सुअल कैटेगरी में आते हैं। ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, बात सही है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स डेवलप होते हैं, ऐसा फ्रूट नहीं बेटा, याद रखेंगे। ओवरी जो होती है वो फ्रूट में डेवलप होती है, और जो ओव्यूल्स होते हैं बेटा वो हमारे सीड्स में डेवलप होते हैं। इसे याद रखेंगे, हर बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों में। ओवरी हमारी फ्रूट में डेवलप होती है और ओव्यूल्स हमारे सीड्स में डेवलप होते हैं। तो हमारा बेटा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 ओनली ए बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ डू वैक्सीन गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड वर्क? देखिए कोई भी वैक्सीनेशन होती है वो कैसे काम करती है? हमारी बॉडी के अंदर सुटेबल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करके। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट पढ़िए और सही ऑप्शन चूज कीजिए। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये कहते हैं कि यदि हमारी जो लीव्स में स्टार्च होगा तो हमारी फोटोसिंथेसिस होगी। सही बात है बेटा। कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड टू स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट बेटा मेरे फोटोसिंथेसिस के अंदर मतलब फॉर्म्ड होते हैं वही हमारे स्टार्च में चेंज हो जाते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल बेटा सही है। तो रीजन असर्शन रीजन दोनों सही है, और जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है बेटा वो भी दोनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल इज करेक्ट। सेल्स के बारे में बेटा कौन सी बात सही है? माइटोकॉन्ड्रिया जेली लाइक सब्सटेंस होता है? नहीं बेटा, जेली लाइक सब्सटेंस माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। तो आपका बेटा ये यहीं पर ही गलत हो जाता है। Mitochondria, Golgi body, ribosomes are present in nuclear membrane। नहीं बेटा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में नहीं प्रेजेंट होते, ये हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन सी होती है बेटा? जो न्यूक्लियस को कवर करके रखती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडिंग द न्यूक्लियस इज पोरस along the movement of material। ये बात बिल्कुल सही है बेटा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ होती है, पोरस होती है, जो ये बताती है कि हमारा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कौन सी चीजें अंदर जाएंगी और कौन सी चीजें अंदर नहीं जाएंगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। नहीं बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का नहीं बना होता। ठीक है। देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा बेटा क्रोमोसोम्स का नहीं बना होता। क्रोमोसोम्स हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, जो हमारे न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। जो हमारे बेटा क्रोमोसोम्स होते हैं ये हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखती हैं सेल्स की। ठीक है। जबकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है बेटा वो क्या करता है? सेपरेट करता है सेलुलर स्ट्रक्चर को। ठीक है, जिसमें क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को बेसिकली सेपरेट करने का काम करता है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैचिंग है।
तो बेटा आपको सभी को पता है मेडिसिन को बनाने में किसका यूज होता है, बैक्टीरिया का। ठीक है, और हमको ये सबको पता है बेटा कि वायरस से कोल्ड कफ वगैरह होता है, राइट। नेक्स्ट बेटा, आपका फंजाई की वजह से रस्ट ऑफ व्हीट होता है, और प्रोटोजोआ क्या होता है बेटा, डिसेंट्री और मलेरिया कॉज करता है। तो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा बेटा, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी में, आपको पता होना चाहिए बेटा। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है, लीवर। हमारा बाइल जूस बेटा कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। हमारा बेटा स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कहाँ होता है बेटा, माउथ, और माउथ के अंदर क्या होता है, स्लाइवा। ठीक है, दिस इज अ प्राइमरी स्टेज जहाँ पे आपका बेटा फूड ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। और बेटा हमारा जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं पैनक्रियास। कौन करते हैं, पैनक्रियास। ठीक, क्योंकि बेटा पैनक्रियास क्या करते हैं, हमारा इंसुलिन आपका सिक्रीट करते हैं, इस इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट साइंस। हमें बताना है बेटा इसमें से साइंस के बारे में कौन सी बात सही कही गई है। साइंस इज अ क्रिएटिव फील्ड, साइंटिस्ट नीड्स एन इमेजिनेशन टू कैरी आउट देयर वर्क। बिल्कुल सही बात है बेटा, साइंस एक क्रिएटिव फील्ड है और साइंटिस्ट को इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है अपने काम को करने के लिए। ऑल साइंटिफिक आइडियाज नीड टू बी प्रूफ, ऐसा जरूरी नहीं है कि बेटा हर एक आइडियाज को प्रूव ही किया जाता है। ठीक है, वेन अ थ्योरी हैज बीन सपोर्टेड, ये बेटा मैं हर क्लास में आपको बता रही हूँ, मैंने जितने भी पेपर कराए हैं मैंने सब में आपको बताया है कि थ्योरी एंड लॉ आर डिफरेंट थिंग। आप थ्योरी को कितने ही एविडेंस से सपोर्ट कीजिए, चाहे वो कितना ही हमारा बेटा प्रूव हो जाए, वो लॉ नहीं बन सकता। ठीक है, और ये भी मैंने बताया था बेटा, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो अ नेगेटिव वर्ड। साइंटिफिक आइडिया डिस्कवर्ड और जो टेस्ट होते हैं वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स में नहीं होते, तो ये दोनों ही सारे स्टेटमेंट्स ही गलत हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, शनु वॉन्ट्स टू डेमोन्स्ट्रेट टू द क्लास दैट एयर हैज मास। शनु चाहता है कि वो डेमोन्स्ट्रेट करे कि एयर के अंदर में मास है। तो इनमें से कौन सी एक्टिविटी सबसे अच्छी है, तो बेटा सबसे अच्छी एक्टिविटी पता है क्या है, सबसे अच्छी एक्टिविटी क्या है कि वो क्या करेगा बेटा, कि दो बैलून्स को सेम साइज का इन्फ्लेट करेगा और एक स्ट्रिंग से बेटा अटैच कर देगा एक बैलून को ए रूलर से, एंड देन पंचरिंग वन ऑफ देम, मतलब बेसिकली उसने क्या करा, रूलर लिया, ठीक है, एक बैलून यहाँ अटैच किया, एक बैलून यहाँ अटैच किया विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। अभी देखिए दोनों बैलून्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन जैसे ही वो पंचर कर देगा, एक फोड़ देगा, तो सीधी सी बात है बेटा जो स्केल है वो थोड़ा सा इधर की साइड लाई डाउन हो जाएगा। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि एयर के अंदर भी क्या होती है बेटा, मास होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 के हिसाब से which of the following is recommended as an objective of upper primary state science curriculum? Systematic experimentation, no. Concept should be arrived, देखिए जहाँ भी आपके एक्टिविटीज एक्सपेरिमेंट्स इस तरह के वर्ड आते हैं ना, वहीं आपका वो पॉजिटिव हो जाता है, हमेशा उसी की तरफ जाइए। वोकेशनल एजुकेशन इंटीग्रेट करने का है, नहीं, कंसेप्ट शुड बी taught through डिसिप्लिनरी, नहीं बेटा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड विद द साइंस। देखिए वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बोला गया है, बट ऐसा नहीं है कि ये मतलब एट द इंस्टेंट ही आपको करना है। मेन चीज क्या है कि बच्चे कंसेप्ट समझे, किसकी मदद से, एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट्स की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या है, which of the following be the least appropriate strategy to understand the misconception regarding current electricity in grade 7 student। बेटा ग्रेड 7 में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसके बारे में जो मिसकंसेप्शन है उसको समझने के लिए सबसे लीस्ट पूछा है, सबसे लीस्ट, सबसे कम हेल्पफुल स्ट्रेटेजी कौन सी है। सीधी सी बात है बेटा, अगर मैं उनको ये कह दूंगी कि भैया लेसन के बेटा जो लेसन है उसके जो एंड में क्वेश्चन है वो बताइए, तो वो सबसे कम हेल्पफुल रहेगा ना बेटा, तो ऑप्शन नंबर 3। बाकी चीजों में क्या होगा बेटा, वो अपनी जो विचार है वो रखेंगे, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोल रही हूँ तो हाउ विल दे एबल टू डेमोन्स्ट्रेट कि वो क्या चीज समझ पाए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी विल यू यूज इन ऑर्डर टू हेल्प गर्ल्स फील कॉन्फिडेंट इन योर साइंस क्लास। अगर आपको साइंस क्लास में बेटा अपनी गर्ल्स को, आपको क्लास में कॉन्फिडेंट फील कराना है तो आप क्या करोगे बेटा, जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज करोगे, सही बात है। वुमेन साइंटिस्ट को आप इनवाइट कर सकते हो, उससे बेटा उनको एनकरेजमेंट मिलेगा। हेल्प गर्ल्स टू ऑलवेज डोमिनेट डिस्कशन, आप गर्ल्स को मदद करोगे कि हमेशा डिस्कशन को डोमिनेट करें, नो बेटा, हमें ऐसा नहीं करना। हमें गर्ल्स को तो एंकरेज करना है बट बॉयज को डिस्करेज नहीं करने का, ठीक है। स्टूडेंट को बेटा जो मिथ और स्टोरियोटाइप चले आ रही हैं साइंस के अंदर, उसको एग्जामिन करने में हेल्प करोगे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो मेरा स्टेटमेंट सही कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन ए, बी एंड डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ डाइवर्जेंट क्वेश्चन, इनमें से बेटा कौन सा आपका सबसे अच्छा डाइवर्जेंट क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करता है। डाइवर्जेंट क्वेश्चन क्या होते हैं, डाइवर्जेंट क्वेश्चन बेटा वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके हमारे मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटीज ऑफ आंसर्स ज्यादा होंगी एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चंस। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, डू यू थिंक ऑल द थिंग्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग, तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर यस और नो में आ सकता है कि या तो चीजें एक्सपेंड होंगी या नहीं होंगी, तो ये डाइवर्जेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं आता। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड लिक्विड गैस, हाँ यहाँ पे लग रहा है कि बेटा अगर ये प्रोसेस पूछ रहे हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर हीट ट्रांसफर कैसे हो रही है, तो यहाँ मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। बट अभी हम और चीजें भी चेक करते हैं। व्हाट मटेरियल कैन यू यूज टू रैप आइस टू प्रिवेंट फ्रॉम मेल्टिंग इन समर्स, अभी हमने पढ़ा था बेटा, इसका आंसर वन वर्ड है, जैसे कि हमने एल्यूमिनियम पढ़ा था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर भी बेटा हमारा बहुत ज्यादा डाइवर्जेंट आंसर्स इसके नहीं मिल सकते। तो इसमें जो हमें सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, ऑप्शन नंबर टू इज द अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बेटा मेरा आप सभी से एक निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है, यूजफुल लग रही है, तो बेटा प्लीज हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए और जो बेटा ये वीडियो है उसे लाइक कीजिए। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट शेयर कर सकूं। कंटेंट वैलिडिटी इन द साइंस करिकुलम मीन्स, बेटा वैलिडिटी ऑफ करिकुलम से क्वेश्चन आया हुआ है आपका। कंटेंट वैलिडिटी क्या कहता है, कंटेंट वैलिडिटी ये कहता है कि जो कंटेंट हम अपने करिकुलम में डाल रहे हैं, ठीक है, वो बेटा सिग्निफिकेंट होना चाहिए और साइंटिफिकली करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अब बच्चों को कुछ भी पढ़ाएं। इंकल्जन ऑफ हाउ कंसेप्ट इवॉल्व, देखिए ये जब हम बात करते हैं, दिस इज कि किस तरीके से हमारे साइंस के कंसेप्ट ओवर द टाइम इवॉल्व हुए हैं, ये हमें हिस्टोरिकल वैलिडिटी बताता है। ये क्या बताता है बेटा, हिस्टोरिकल वैलिडिटी, कि किस तरह से हमारे जो कंसेप्ट हैं साइंस के वो आए। डाइल्यूशन ऑफ कंटेंट एज पर द कॉग्निटिव लेवल ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की बुद्धि के अनुसार कंटेंट को देना है, हमें समझाना है, दैट इज कॉग्निटिव वैलिडिटी, दैट इज कॉग्निटिव वैलिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बताइए बेटा, नेक्स्ट है हमारा क्या, कि इंकल्जन ऑफ अप्रोप्रिएट फन एलिमेंट ऑफ साइंस, कि हमें क्या करना है, जो अप्रोप्रिएट फन एलिमेंट है हमें उसको इंक्लूड करना है। तो बेटा ये हमारा, ये भी हमारा इसी चीज के अंदर ही आता है, कंटेंट वैलिडिटी के अंदर आप कह सकते हो ही, मतलब ये हमारा कंटेंट वैलिडिटी में नहीं आता। कंटेंट वैलिडिटी में आता है कि किस तरीके से हम साइंटिफिकली करेक्ट इंफॉर्मेशन हम पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन एन इंक्वायरी बेस्ड क्लासरूम, इंक्वायरी बेस्ड क्लासरूम के अंदर, तो पहले ये समझिए बेटा इंक्वायरी बेस्ड क्लासरूम होती क्या है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या होती है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग बेटी मेरे वो ही होती है जहाँ पे क्या होता है, एक्टिव एक्सप्लोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, राइट, ये सब चीजों पे ध्यान देता है, ऐसी क्लास को हम बोलते हैं इंक्वायरी बेस्ड क्लासरूम। तो ये कहते हैं सबसे कम सुटेबल फॉर्म ऑफ असेसमेंट क्या है, तो बेटा एक रिटन एग्जामिनेशन क्या होता है, सबसे बेटा आप रिटन एग्जाम से बच्चे से कैसे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग पता कर सकते हो, कैसे आप उसको एक्टिवली आप एंगेज कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो दिस इज द लीस्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? ताशी हैज बीन आस्क्ड टू कंडक्ट रेमेडियल क्लासेस एवरी सैटरडे। ताशी को बोला गया है कि वो रेमेडियल क्लासेस दे सभी सैटरडे को। whom she should include in her remedial classes। उसे बेटा किनको इंक्लूड करना चाहिए रेमेडियल क्लासेस के लिए? रेमेडियल क्लासेस क्या होती हैं बेटा? रेमेडियल क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जहाँ पे जो बच्चे होते हैं अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है, जो उन्हें कंसेप्ट समझ में नहीं आते, ठीक है, उसके ऊपर वो फोकस करती है। तो स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटीज को कर सकते हैं। स्टूडेंट हु हैव फॉलन बिहाइंड, जो बच्चे पीछे रह गए हैं किसी रीजन से, वो रेमेडियल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स सो दैट ग्रुप वर्क कैन बी डन, सभी स्टूडेंट्स को कर सकते हैं ताकि ग्रुप वर्क किया जा सके। ऑल द स्टूडेंट फॉर शेयरिंग द एग्जामिनेशन पैटर्न करने के लिए रेमेडियल क्लासेस नहीं होती बेटा। तो ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी विल बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर आंसर। चलिए बेटा, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट क्वेश्चन बेटा क्या है? लेट्स सी। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन इज द assertion रीजन क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि जो कंसेप्ट मैपिंग होती है बेटा, वो प्रमोट करती है मीनिंग मेकिंग थ्रू एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग की मदद से मीनिंग मेकिंग करो, ठीक है, सही बात है। कंसेप्ट मैपिंग क्या होता है बेटा? हेल्प करती है स्टूडेंट को कि वो कनेक्शन बना सके अपने जो नए आइडियाज हैं जिनको वो अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके बीच में, टू विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो जो ऑलरेडी उनके माइंड में है, मतलब बेसिकली जो पुराने उनके माइंड में कुछ कंसेप्ट्स हैं और जो वो नए बना रहे हैं उनके बीच में वो क्या कर सके, मैपिंग कर सके। तो उसी को मैं क्या बोलती हूँ? कंसेप्ट मैपिंग बोलती हूँ। तो ये बेटा दोनों ही चीजें सही है और जो रीजन है वो भी बेटा एकदम परफेक्ट है। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर द डे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेटा नेक्स्ट PYQ के साथ। थैंक यू।